नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा का देंगे जवाब। राज्यसभा में आज परमाणु ऊर्जा के उपयोगों से जुड़े शांति विधेयक पर होगी चर्चा की शुरुआत। भारत और ओमान आज आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। दिल्ली में आज से प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिल रहा पेट्रोल डीजल। आज से दिल्ली में केवल BS6 वाहनों को मिल रहा है प्रवेश। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम। गाड़ियों से लेकर ट्रेन और हवाई सेवाएं हुई प्रभावित। अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरे का रहेगा प्रभाव। और अमेरिका ने ताइवान के लिए अब तक के सबसे बड़े हथियार सौदे को दी मंजूरी। 11.1 अरब डॉलर की डील में मास हॉवित्जर तोप और ड्रोन शामिल। और सभी समाचार विस्तार के साथ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सदन में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी विकसित भारत ग्राम कल्याण विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल देर रात तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने तक बैठक जारी रही। इस चर्चा में 98 सांसदों ने भाग लिया। लोकसभा की कार्यवाही रात 1:35 तक स्थगित कर दी गई। नया अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय भविष्य योजना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। योजना के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% का होगा। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। ये चर्चा 4 घंटे चलेगी। इस चर्चा में कांग्रेस से प्रियंका गांधी, बीजेपी से बांसुरी स्वराज और निशिकांत दुबे भाग लेंगे। इस अल्पकालिक चर्चा का जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। राज्यसभा में आज परमाणु ऊर्जा से जुड़े शांति विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य और जल सुरक्षा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण और नाभिकीय विज्ञान और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना है। ये शांति विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। वहीं शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड के निर्वाचन से जुड़ा प्रस्ताव रखेंगे। ये प्रस्ताव नारियल विकास बोर्ड नियम 1981 और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 के प्रावधानों के अनुसार है। इसके अलावा प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब होंगे। और बीजेपी सांसद अनूप प्रधान ने वीबी जी राम जी बिल को विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप बताते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये विधेयक गांव को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। लोकसभा में एक अहम बिल पर चर्चा हो रही है और एक खासा अहम बिल है, क्योंकि मनरेगा की जगह पे वीबी राम जी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस पर तमाम पार्टी के जो सदस्य हैं, हर पार्टी के, वो अपनी राय रख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप प्रधान हैं। अनूप जी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बिल लोकसभा में इस समय जारी है, जिस पर सत्ता पक्ष और खासकर जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बहुत बड़ी तस्वीर पेश की। कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, निश्चित ही जैसा कि आज लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल वीबी राम जी जो है आज प्रस्तुत किया गया, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा
हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों ने लगातार इस पर अब भी चर्चा चल रही है, लेकिन इस विधेयक के आने से 125 दिन, जहां 100 दिन मिलते थे वहां 25 दिन की और बढ़ोतरी होगी और निश्चित ही इसके अंदर बहुत सारी पारदर्शिता लाने का काम जो सरकार कर रही है। कमजोर और असहाय लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप चूंकि खुद भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो आपको लगता है कि एक बड़ा एक परिवर्तन इस बिल से होने जा रहा है? जिस तरह का भ्रष्टाचार मनरेगा में, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि 2010 में अटेंडेंस लगाने का काम और उनको मानदेय देने का काम प्रधानों के माध्यम से होता था। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने डीबीटी के माध्यम से जो मजदूर काम करता है उसका जो पैसा है उस पैसा को देने का काम सीधा उसके खाते में हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आज जो बीच की दलाली है वो बिल्कुल समाप्त होगी। सीधे मजदूर 125 दिन काम करेगा और सीधा पैसा उसके खाते में पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात कही है अनु प्रधान, चूंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ये खुद प्रधान से लेके और संसद तक पहुंचे हैं और इनका आरोप है कि मनरेगा में जिस तरह की पहले अनियमितता पाई जाती थी वो कहीं ना कहीं इस बिल के आने से वो सारी चीजें बदल जाएंगी और जो ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना 2047 के भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इस बिल के बाद उसमें वो ना कहीं झलक जरूर दिखाई देगी। संसद भवन परिसर से कैमरा सहयोगी संजीव कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम अब बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है। श्रावस्ती जनपद के श्रमिकों ने इस बदलाव का स्वागत किया है और कहा कि पहले ये योजना एक महापुरुष के नाम से थी, लेकिन अब भगवान के नाम से इसे जोड़ा गया है, जिससे ये योजना देश के विकास में योगदान देगी। धन्यवाद सरकार को। हम लोग को पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा हम लोग को और सीख हुआ। सरकार ने अच्छा किया जो हमारे लोग के लिए। स्वागत करते हैं सरकार की, जो नाम बदले ठीक है। पहले परसोत्तम उनका नाम था, महापुरुष का, अब भगवान राम का नाम है, ठीक है। बहुत अच्छा है, स्वागत है मोदी जी का। पहले 100 दिन काम करते थे, अब 125 दिन हो गया है, अच्छा है। पहले महापुरुषों का नाम था, अब हमारे राम जी का नाम है, अच्छा है। जो किया सरकार ने उसका हम स्वागत करते हैं। में बहुत बड़ी गति होगी और 25 दिन का जो काम बढ़ा दिया उससे और भी गति होगी। सरकार की हम लोग सराहना करते हैं। सरकार ने एक चीज़ बहुत सराहना वाला काम किया है, जो 100 दिन का मानव दिवस था उसको 125 से 150 कर दिया है। ये बहुत स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी ने जो नाम बदला है उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है और काफ़ी दिन से जो है नाम चल रहा था, नाम बदल गया, अच्छी बात है। केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना का उत्तराखंड के श्रमिक और ग्रामीण भी स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण और श्रमिकों का कहना है कि अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और गांव में ही उन्हें अधिक काम मिलेगा। ये जो है 100 दिन का काम मिलता था पहले, अब सरकार ने जो है कि मुझे जनबा की 125 दिन का काम दिया और जनबा की हमारी जो गरीबी सहायता है वो हमारी मजबूती हो जाएगी और जो है कि लाभ भी होगा हमें। और प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद के साथ अच्छा लगा हमें कि जो 100 दिन की जगह 125 दिन की दिहाड़ी हो गई, अच्छी बात है, खुशी की बात है। गांव में काम मिल जाता है, हमारे रोजगार भी यही है, व्यवसाय। 25 दिन और बढ़ गए तो वो तो बहुत खुशी की बात है। और ये मैं साथ साथ प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जैसे 25 दिन और बढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा अगर दिहाड़ी और बढ़ जाए तो गाँव वालों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पहले 100 दिन के मिला था, अब 125 दिन के काम। अब गरीबों आदमी का हो सका आगे बढ़ जा। यहाँ जो मनरेगा का था वो जी राम जी सरकार की योजना जी राम जी कर दिए गया है मनरेगा को, और इसमें 125 दिन दिहाड़ी है जो कि पहले 100 दिन हुआ करती थी और 125 दिन इसमें मजदूरी मिल रही है मजदूरों को। तो क्षेत्रवासियों को जब ये खबर मिली तो उनको भी बहुत खुशी हुई। पहले भारत सरकार ने 100 दिन मनरेगा के काम करने के लिए देती थी, अब भारत सरकार ने उसमें बदलाव किया है, 125 दिन है। हमारे गांव में जो हमारी बहनें भाई या बुजुर्ग जो भी मनरेगा में 100 दिन काम करते थे वो 125 दिन काम मिलेगा, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उन्हें यहाँ पे रोजगार मिलेगा और पहले से अपेक्षा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल का कहना है कि ये योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण परिवेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका अदा कर रही है। केंद्र सरकार ने 100 की 125 मानव दिवस करके एक अच्छा कदम उठाया है। महात्मा गांधी मनरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और जब अन्यत्र कहीं रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तब हम लोग ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं जिनके द्वारा जॉब कार्ड प्राप्त किया गया है। अभी तक प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था। अब इस नए संस्करण में इनको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, तो इस दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा ये कदम भारत सरकार के स्तर से लिया गया है। केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना का यूपी के बलरामपुर जिले के श्रमिक और ग्रामीण भी स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण व श्रमिकों का कहना है कि अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और गांव में ही उन्हें अधिक काम मिलेगा। पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिला था, अब मिल रहा है 125 दिन का। अब आदमी खुश है, आराम से अब गाँव में काम करा जा रहा है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मनरेगा एक बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। मनरेगा से फायदा तो बहुत हुआ, पूरे प्रदेश को फायदा हुआ है, पूरे देश को फायदा हुआ है। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ तालाब नहीं थे, जहाँ निकास नहीं था, ये सारी चीजें हमको मनरेगा से मिली। पहले मनरेगा में 100 दिन का गारंटी काम मिलता था, लेकिन अब जो है सरकार ने 125 दिन का कर दिया है। इसलिए जो है जनता बहुत खुशहाल ही, यहाँ लेबर वर्ग जो है बहुत खुश है इससे। अब हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम हो गया है। इससे हम लोगों को बहुत बढ़िया है, बहुत खुशहाली है और इसलिए हम तारीफ करते हैं सरकार की कि बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए। अब यही तक 100 दिन का काम मिलता था सर, अब 125 दिन का काम मिलेगा। अब बहुत खुश हैं हम लोग इस काम देख करके, अब बहुत खुश हैं हम अपने गाँव ज्यादा से ज्यादा अपने गांव में काम करेंगे, हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा साहब। सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला किया। 100 दिन का काम मिलता था लेबरों को, अब 125 दिन का काम मिलेगा लेबरों को। इससे बहुत संतुष्ट है लेबर और ना बाहर लोग को जाना पड़ेगा और श्रमिक अधिक से अधिक काम करेंगे और इससे गांव का विकास भी होगा। मनरेगा बहुत अच्छा योजना है। इसके अंतर्गत पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिल रहा है। अब उनको अपने गांव में अधिक से अधिक काम मिलता है, रोजगार मिलता है, इसलिए अपने बच्चों का जीविका भी चला सकते हैं। तो संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया और उसके बाद एक मैराथन चर्चा लोकसभा में हुई। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, किस तरह से भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे में विकसित भारत जी राम जी बिल किस तरह से एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए संध्या, हम जानते हैं कि जो नरेगा है, जो बाद में मनरेगा हुआ, उसमें लीकेज की बहुत एक तरह से दिक्कतें सामने आई थी जब ये लागू किया गया था और उसमें समय के साथ कुछ सुधार हुआ। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब उसने तमाम तरह से एक तरह ये कोशिश की सीधे खाते में श्रमिकों के पैसा देना या फिर तकनीक का इस्तेमाल करके किसका लीकेज कम से कम हो और सीधा फायदा श्रमिकों को ही मिले। लेकिन बावजूद इसके क्रियान्वयन में तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये माना गया कि मनरेगा कानून को बनाते वक्त उस वक्त की जो परिस्थितियां थी 2005 से पहले की, उनको ध्यान में रखा गया था। जहां गांव में तालाब नहीं थे, गांव में मिट्टी का काम, साफ सफाई, नाली निकासी का काम या फिर कच्चे काम जिन्हें बोलते हैं, उन पर बहुत अनिवार्यता थी। उनको एक तरह से अनिवार्य किया गया था कि कम से कम आप जब 40% काम कच्चे कराएंगे तभी कुछ आप पक्के काम करा सकते हैं। तो फिर हुआ क्या कि टिकाऊ पर संपत्तियां, टिकाऊ जो ग्रामीण इलाके की, जो गांव की जो बुनियादी ढांचा है, उसका निर्माण आप मनरेगा से नहीं देखते हैं। तो अब सरकार ये जो बिल लेकर आई है, जब ये पारित हो जाएगा और 6 महीने समय मिलेगा राज्यों को, फिर आप देखेंगे कि ये जो कच्चे काम की अनिवार्यता है
इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। जल संवर्धन पर, जल संरक्षण पर बहुत जोर है। 4 प्रमुख कामकाज के क्षेत्र रखे गए हैं नए कानून में। उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों का विकास हो। दूसरी बात यह है कि एक और समस्या आई थी कि गाँव में जो शहरों के किनारे गाँव है वहाँ भी आवंटन मांग के आधार पर, जहाँ पर थोड़ा प्रभावी पंचायत प्रमुख होते हैं या प्रधान होते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत दूर दराज के पहाड़ी इलाके या बहुत ग्रामीण इलाके, वहाँ उतनी जागरूकता नहीं है पंचायत प्रमुख में, प्रधान में या फिर अधिकारियों में, तो फिर वहाँ पर कम आवंटन होता है, लेकिन ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये न्यायपूर्ण एक तरह से पैसे का आवंटन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल और बेहतर करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ 100 की जगह 125 दिन तो आपने सुना है ही, तमाम लोग इससे खुश हैं कि अधिकतम जो मनरेगा के कार्य दिवस हैं वो 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि आवंटन केंद्र सरकार अपनी तरफ से बढ़ा रहा है। ये जो सवाल आता है कि राज्यों पर जिम्मेदारी ज़्यादा डाल दी गई, केंद्र अपनी जिम्मेदारी कम कर रहा है, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इस योजना का विस्तार हो रहा है। कुल पैसे के हिसाब से देखें तो केंद्र अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। प्रस्तुत में ये जरूर तय किया गया कि 60% केंद्र और अधिकतर राज्यों में जो पहाड़ी राज्य नहीं है, शैलेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जीराम जी जो श्रमिकों का पलायन है उसको रोकने में एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। देखिए 2005 में जब नरेगा लागू हुआ था, जो बाद में मनरेगा हुआ, तो इसका एक प्रभाव खास तौर पर दक्षिण के राज्यों में और पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला था। लेकिन ये भी शिकायत आई थी कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है जी। तो मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया, लीकेज को रोकने का काम किया। अब स्वाभाविक है जब 25 दिन और बढ़ेंगे तो एक सीमा खत्म हो जाएगी 100 दिनों की, तो उसका फायदा श्रमिकों को मिलेगा और कुछ हद तक जो ग्रामीण गरीब हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके पलायन रोकने में इससे मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, इन प्रावधानों के तहत श्रमिकों को जो लाभ नजर आ रहा है उसकी प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है। जिस तरह से सदन के अंदर हम देख रहे थे कि चर्चा के दौरान इसमें प्रतिक्रिया सामने आई, तो सदन के बाहर से भी अब श्रमिकों की प्रतिक्रिया मिलने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर आज से सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा और इसके साथ ही राजधानी में केवल BS6 गाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए 126 चेक पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, दिल्ली सरकार लगातार किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है उसके लिए प्रयासरत है। हम लगातार देख रहे हैं कि चरण दर चरण किस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है। ऐसे में अब किस तरह से नए नियम लागू किए गए हैं जिसका पालन दिल्ली वासियों को करना होगा और उसके साथ साथ जो दिल्ली की सीमा के आसपास के लोग अपने वाहन लेकर दिल्ली में एंटर करते हैं उन्हें भी किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा?
देखिए, प्रदूषण कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और सरकार ने ये कहा है कि क्योंकि प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब कड़े कदम उठाने होंगे। इन कड़े कदमों में एक सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो आज से लागू हो गया है। इस वक्त मैं मयूर विहार पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तस्वीरों में, तो जितनी भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उन गाड़ियों में पहले ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपना पोल्यूशन करवाया है, नहीं करवाया है। पीयूसी जो सर्टिफिकेट होता है वो उनके पास वैध सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर उनके पास पीयूसी नहीं होता है, उनका पीयूसी एक्सपायर हो जाता है, तो उन्हें पेट्रोल, डीजल, किसी भी प्रकार का कोई ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा तैनात कर्मचारी जो हैं वो इसी तरीके से हर पेट्रोल पंप में मौजूद है। देखिए, इस वक्त वो सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, पीयूसी सर्टिफिकेट, जिसमें वो तारीख भी देख रहे हैं कि उसमें कौन सी तारीख मेंशन है, कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है। और अगर उन्हें लगता है कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उन्होंने पीयूसी नहीं कराया है, तो उन्हें किसी तरीके का पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरीके से लगातार देखिए आप यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आएंगी और सिर्फ एक पेट्रोल पंप की नहीं, बल्कि दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप पे कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज नजर आ रही हैं, क्योंकि आज से ये साफ है कि बिना पीयूसी के कोई भी ईंधन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, जो दूसरा बड़ा कदम आज से दिल्ली सरकार ने उठाया है, वो है कि अगर आप दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियां आपकी हैं तो आप BS6 से नीचे गाड़ियां ला सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं है और BS6 से नीचे आपका इंजन है तो आपकी गाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बड़ा चालान रखा गया है, अलग अलग चेक पोस्ट तैयार की गई हैं, 126 से ज़्यादा टीमें तैनात की गई हैं, 550 से ज़्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तो एक बड़ा एक्शन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से देखा जा रहा है और कोशिश सरकार की यही है कि वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है, जो कि एक मापक है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण की वजह से भी दिल्ली का जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ये 2 कड़े कदम आज से जो है लागू कर दिए हैं। जी दीपक, सरकार के जो लगातार प्रयास हम देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि जो दिल्ली वासी हैं अगर उन्हें प्रदूषण मुक्त दिल्ली चाहिए तो उन्हें भी प्रयास करने होंगे कि किस तरह से हम प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लगातार सरकार की तरफ से इसी तरह के अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाता है। सरकार ये कहती है कि दिल्ली क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है और वहाँ पर आपको किसी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेट्रो के जो फेरे हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, मेट्रो में कोई समस्या नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर बसों का परिचालन देखें तो वो भी बढ़ाया गया है। अभी नई बसें भी आज कुछ चलाई जा रही है, फीडर बसें भी चलाई गई है, ताकि अगर मेट्रो स्टेशन तक आपको जाना पड़े तो उसमें भी कोई समस्या नहीं आती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। पार्किंग शुल्क इसलिए बढ़ाया जाता है कि ताकि आप गाड़ियां ना लाएं, क्योंकि पार्किंग अगर महंगी पड़ेगी तो लोग एहतियातन भी गाड़ी निकालकर नहीं आते हैं। तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है कि लोग इस बात को समझे, जाने कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक ये वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी है, और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो फिर हमें इस प्रदूषण को कम करने की जो लड़ाई है, जो मुहिम सरकार चला रही है, वो फिर कैसे सक्सेस हो पाएगी। तो यही वजह है कि इस तरीके के कदम जो है सरकार ने उठाए हैं और सरकार ये उम्मीद कर रही है कि लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर उनका साथ देंगे। और आज ये देखने को भी मिल रहा है, अगर मैं आपको बताऊं पेट्रोल पंप पर, तो आप लोग देखें तो पीयूसी सर्टिफिकेट के साथ पहुंचे हैं फ्यूल लेने के लिए। और अगर जिसके पास पीयूसी नहीं है तो थोड़ी आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर पीयूसी चेक पॉइंट है, पीयूसी वहां पर करवाना होता है, वहां पर भी आप गाड़ियों की लाइन देख सकते हो लगी हुई है। तो लोगों के अंदर भी एक अवेयरनेस आई है सरकार के इस कदम के बाद से, और सरकार ये मानकर चल रही है कि कुछ दिनों तक अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोग भी काफी ज्यादा अवेयर होंगे और प्रदूषण में कुछ हद तक कमी जरूर देखने को मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो एक संदेश साफ है कि अगर दिल्ली में आपको साफ और स्वच्छ वायु को महसूस करना है तो आपको भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन आप भी तय कीजिए कि आपकी अपनी भूमिका क्या हो सकती है और कैसे हम दिल्ली को, राजधानी को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और ओमान के बीच आज ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे।
दिल्ली में अगले 3 घंटे तक घना कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है कि एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे रूट प्रभावित हो सकते हैं। गाड़ी चलाने में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा गाड़ी चलाते समय सावधानी बरती जाए। जब तक इमरजेंसी ना हो बाहर जाने से बचें और चेहरे को ढक कर रखें। कोहरे के दौरान सुरक्षित रहें। अमेरिका ने ताइवान को $11.1 बिलियन के अब तक के सबसे बड़े हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे में हिमास रॉकेट सिस्टम, हॉवित्जर, जेवलिन, एंटी टैंक मिसाइल, अल्टियस ड्रोन और अन्य उपकरणों के पुर्जे शामिल हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, जबकि ताइवानी सरकार बीजिंग की संप्रभुता के दावों को नकारती रही है। पेंटागन के मुताबिक यह सौदा अमेरिकी राष्ट्रीय, आर्थिक और सुरक्षा हितों को बढ़ावा देगी और इसके साथ ही ताइवान की रक्षा क्षमता मजबूत होने के साथ साथ सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण में मदद भी करेगी। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।